हम्म। सो अगर मैं बात करता हूँ बेटा इस चैप्टर की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो तुम बेटा ये देख रहे हो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तुम लाइब्रेरी में जाओ, वहां पे हजारों किताब है बेटा, ठीक है, और तुम एक पर्टिकुलर किताब की डिमांड करते हो कि मुझे ये किताब चाहिए। तो लाइब्रेरियन जाता है बेटा और उसको उसको पता होता है कि वो किताबें कहाँ है। तुम स्कूल्स में भी इस चीज को देखते हो, यस और नो बेटा? तो मुझे एक चीज ये बताओ, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो बेटा आप ये देखते हो कि उन्होंने लगाया होता भाई हिस्ट्री की किताब ये है, आर्ट्स का किताब ये है, साइंस का ये है, केमिस्ट्री का ये है, केमिस्ट्री में भी बोर्ड का सीबीएसई की किताब ये है, सीबीएसई की 10 ईयर की किताब ये है, एंट्रेंस एग्जाम की किताब ये है। तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन कर रखा है वहां पे किताबों का, यस और नो? ऐसा ही तो होता है ना, किताबों की क्लासिफिकेशन हो रखी है वहां पर, कैटेगरी की क्लासिफिकेशन हो रखी है वहां पर, और जिससे उस बुक की लोकेशन को ढूंढना काफी इजी हो जाता है बच्चों, यस और नो? यही तो है ना। अब तुमने एक चीज 9th क्लास में पढ़ी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ी है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? अब देखो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? उस एटम के बारे में जानकारी देता है इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, यस और नो? तुमने पढ़ा है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अब तुम्हें पता है एक्चुअली बेटा कि अब ऑर्बिटल भी होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर आपके पास सब शेल भी होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यस और नो? सो बेटा ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तुम्हारे एटम एलिमेंट के लोकेशन को कहाँ पे बताता है पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा। और तुम अभी देखोगे चैप्टर में आगे जाते जाते कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें किस तरीके से एक एटम की जानकारी को देगा, ठीक है? सो तुम्हें अब आफ्टर प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, बिकॉज अगर नहीं आता तो बेटा समस्या दिक्कतें आने वाली है तुम्हारे साथ। तो इस चीज को ध्यान रखना कि उसकी प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो। वैसे अपने बच्चों को क्लियर है? सभी को बता दो मुझे, चारों को क्लियर है? तुम्हारे चारों को क्लियर है ना ये इलेक्ट्रॉनिक हाँ। कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, ठीक है बेटा। अब ना देखो, इस चैप्टर में पीरियोडिक क्यों कहा गया? पीरियोडिक मतलब देखो यार, प्रॉपर्टीज जो होता है ना, एक मान लो अगर तुम साइन का ग्राफ बनाओगे, अगर तुम मैथ्स वाले बच्चे हो, साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, मतलब वो अपने आप को रिपीट करता है। ये वाली चीज फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पर, फिर से रिपीट करेगी बेटा यहाँ पर, लेकिन मतलब एक रेगुलर इंटरवल के टाइम वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। तो बेटा हम भी क्या करेंगे ना इस चैप्टर में, जैसे लाइब्रेरियन ने बुक्स को कैटेगराइज कर दिया था बेटा, वैसे ही हम लोग एलिमेंट को कैटेगराइज कर देंगे यहाँ पर। किसमें? रोज और कॉलम में, रोज और कॉलम में। सबसे पहले ना हिस्टोरिकल अप्रोच जानना जरूरी है इस चैप्टर का। सबको स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा? आलोक, इसको रब कर दो बेटा, दिख रही मिटा। है भैया। इसको जो है बेटा मिटा देना, ठीक है? ये फालतू की हरकतें क्या कर रहा है पता नहीं, है भाई? चलो देखो, नौ, अगर मैं बात करता हूं बेटा कि अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब शुरू में बेटा क्या क्या चीजें हुई बेटा, शुरू में क्या क्या चीजें हुई बेटा, अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे कौन दिखाई दे बेटा? डोबिनियर ट्रेड, है ना? डोबिनियर ट्रेड। बट उससे भी पहले जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का था बेटा, उसमें मेटल और नॉन मेटल की बात की गई बेटा। किसकी बात की गई? मेटल और नॉन मेटल की बात की गई। इसको करने का दो मेन रीजन था बेटा, कि एलिमेंट को दो क्लासेस में ही डिवाइड किया गया, एक मेटल और एक नॉन मेटल। जहां पे मेटल की कैटेगरी बेटा बहुत ज्यादा थी, मतलब मेटल्स के नंबर्स जो थे
आपके पास क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा थे बेटा, लेकिन उस टाइम वो एलिमेंट्स या वो एलिमेंट्स बेटा जिनके पास दोनों नेचर थे, अब तुम उसको क्या कहते हो, जिसके पास दोनों नेचर होता है, जिसके पास मेटल भी हो और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, उसको तुम आजकल क्या कहते हो बच्चों, बताओ। जिनके पास मेटलॉइड्स। यस मेटेलॉइड्स कहते हैं बेटा, यस मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो उसके बारे में अभी वहां पर कुछ नहीं कहा गया था, अंडरस्टूड। सो यार अगर हम बात करें कि पहले अटेम्प्ट में क्या किया गया, तो भाई सिंपल, एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया, अंडरस्टूड। नाउ नाउ सबसे बड़ी बात, डोबिनियर ट्रेड। तो डोबिनियर ट्रेड के बारे में आप सब जानते हो, है ना। जर्मन साइंटिस्ट थे बेटा, डोबिनियर नाम था उनका, और उन्होंने मान लो ए, बी और सी, ये तीन एलिमेंट लिए बेटा, ये तीन एलिमेंट लिए, और इन तीन एलिमेंट के ग्रुप को इन्होंने क्या बोला बेटा, ट्रेड्स बोला। क्या बोला बेटा, ट्रेड्स। इनके ग्रुप को क्या बोला गया बेटा, ट्रेड्स। क्या बात समझ में आई। डोबिनियर ट्रेड के ग्रुप को डोबिनियर ट्रेड ने ट्रेड ग्रुप बोला। तो भाई ट्रेड क्या होता है, पहले ये चीज समझ लो, ट्रेड क्या होता है बेटा। ट्रेड जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है ना बेटा, जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है तीन एलिमेंट्स का, ए बी सी का बेटा, उनको इन्होंने ट्रेड बोला, ठीक। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखना, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये बी और सी, इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा है बेटा, बीच वाला बी है बेटा, यस और नो। मिडिल एलिमेंट क्या है बेटा, बी वाला। अब ये जो मिडिल एलिमेंट है बी का, उसका जो बेटा मास होगा, एटॉमिक मास, लगभग ए और सी के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। माइक सभी म्यूट रखना बच्चों, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। क्या बोला मैंने, फिर से देखो कि ए और सी, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज अप्रोक्स किसके बराबर था, किसके एटॉमिक मास के बराबर था, मिडिल वाले के, बीच वाले बी के बराबर। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा, सबको पता है ना, ठीक। तो डोबिनियर ट्रेड में तीन चीजें समझ में आई बेटा। पहली चीज कि भाई एलिमेंट्स को ए बी सी नाम दिया गया मान लो, और वो ए बी सी बेटा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगा है, मतलब इसका मास कम फिर इसका मास ज्यादा और सी का मास सबसे ज्यादा। दूसरी चीज, इन ए बी सी तीन एलिमेंट के ग्रुप को क्या बोला गया, नाम बताओ क्या बोला गया इनको, ट्राइड्स। यस ट्राइड्स बोला गया। तीसरी चीज बेटा मेन इंपॉर्टेंट, कि बी वाले का जो एटॉमिक मास है वो किसके एवरेज के बराबर है, अर्थमेटिक मीन के बराबर है, ए और सी के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। क्या सबको बात क्लियर हुई बेटा, बता दो, बता दो बेटा। हाँ। वेरी गुड। तो बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज थी जो तुम्हें समझनी है ना। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देख पा रहे हो यार। यहाँ के एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, देखो इन्होंने तीन एलिमेंट लिया, लिथियम, वन सेकेंड, इन्होंने तीन एलिमेंट लिया बेटा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, और इसका डोबेनियर ट्रेड फॉर्म किया गया, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया, लिथियम और पोटेशियम, इनका अर्थमेटिक मीन निकाला, तो इसका मास 7, इसका 39, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, 2 से डिवाइड करके, तो लगभग 23 यू आया। और ये देखा गया कि सोडियम का मास भी तो कितना होता है बेटा, लगभग 23 यू ही तो होता है, तुम पढ़े चुके हो ना भाई सोडियम का मास, यस और नो। तो यहां पे ये बना कि डोबिनियर ट्रेड ये कहता है कि फर्स्ट और लास्ट के एलिमेंट का उस ट्रेड में से एवरेज 23 यू के बराबर आया है सोडियम, तो बराबर होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, डोबिनियर ट्रेड के तीन ट्रेड भी आपको याद होने चाहिए। पहला ट्रेड उसने बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम का। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये लिथियम
सोडियम और पोटेशियम तुम्हें पता है ये किस ग्रुप में लाई करते हैं अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? फर्स्ट ग्रुप से लाई करते हैं बेटा। किससे करते हैं ये? फर्स्ट वाले से। और फर्स्ट वाले का नाम क्या है ग्रुप वाइज? एल्कलीज मेटल। एल्कलीज मेटल है बेटा। तो एक क्वेश्चन आता है कि डोमिनियन ट्रेड में पहला जो इन्होंने ट्रेड बनाया वो किस मेटल के था? एल्कली मेटल का बेटा। ठीक है। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का। और फिर ये हेलोजन ग्रुप था। इसका नाम क्या था बेटा? हेलोजन ग्रुप था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ इस तरीके से बेटा। सो आई होप ये चीज आपको पता होगी। देख रहे हो यहाँ पर भी इन्होंने यही चीज की, दूसरे के लिए तीसरे के लिए लगभग बराबर आ रहा है बेटा। ठीक है। आई होप डोमिनेट ट्रेड सबको क्लियर है बेटा। यस और नो बता दो जरा मुझे। फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन मिडिल वाले के बराबर था। कोई हाँ डाउट? भैया क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ देखो यार, यहाँ पे इन्होंने चीजें बोली कुछ, और इन्होंने एक चीज बाद में बड़ी देर से इन्हें समझ में आई कि यार मैं सिर्फ 3 ही ट्रेड फॉर्म कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं वो उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे। ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 ट्रेड ही फॉर्म हो पाए बेटा, 3 ट्रेड्स। दूसरी चीज कि बेटा ऑल द नोन एलिमेंट कुड नॉट, जितने भी नोन एलिमेंट है बेटा उस समय के, वो स्टेट में फिट नहीं हो पाए। ठीक है बेटा। और तीसरी चीज, जब मास बहुत ही लो है बेटा और मास बहुत ही ज्यादा है, तो ये वाला लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ए बी सी 3 एलिमेंट लिए, इसका मास बहुत कम ले लिया, इसका मास बहुत ज्यादा ले लिया बेटा, और तब भी एवरेज आ रहा हो, ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज के लिए भी ये सही से काम नहीं कर रहा था। और तीसरा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये एग्जाम्पल लिया। तो ये जो फ्लोरीन और ब्रोमीन है बेटा, इसका एवरेज क्लोरीन के बराबर नहीं आ रहा था। क्लोरीन के बराबर नहीं आ रहा था। देख रहे हो, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का तो आ रहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का नहीं आ रहा था बेटा। ठीक है। सो ये हमारे पास, ये आपको सबको पता है बेटा। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो, पूछ लेगा इनमें से कौन सा डोमिनेटेड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए मास। और मास से आपको क्या करोगे? आप पता कर लोगे ना मास से कि भाई देखो नीचे लिखा हुआ है ना हिंट, मास दिया हुआ है। तो आप क्या करना भाई, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी Sb, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के चेक करोगे बराबर आया कि नहीं आया, है ना? और फिर तुम पता लगोगे कि डोमिनेटेड कौन सा है कौन सा नहीं है। कर लोगे क्वेश्चन? बता दो जरा मुझे। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। अब आपका भाई है न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव, देखो बेटा ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव है ना भाई साहब, 1864 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का नाम है, इंग्लिश केमिस्ट है बेटा। इन्होंने बोला जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं, इन्होंने क्या बोला देखो ध्यान से, जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब पहले कम वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर उससे भी ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा वाला। ठीक है। तब क्या होगा बेटा? एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब पहले, फर्स्ट और 8th, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? सिमिलर होगी। क्या होगी बेटा? सिमिलर होगी। और इसका नाम क्या दिया गया बेटा? न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। तो तुम्हें ऑक्टेव बोलेगा तो जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा आता है बेटा, तो ये फर्स्ट और 8th वाला जो है बेटा, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। और क्योंकि ये म्यूजिकल नोट के इक्विवेलेंट था, बराबर था, उन्होंने उससे एनालॉजी की, इसलिए इस लॉ का नाम न्यूलैंड ऑक्टेव पड़ गया बच्चों। ठीक है। कोई तुमसे पूछे क्यों, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि देख रहे हो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, पहले इसका मास कम, फिर इसका मास ज्यादा, फिर इसका मास ज्यादा,
बेसिकली ये क्या करते गए बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते गए, मास में अरेंज किया इन्होंने अपने एलिमेंट्स को बच्चों। तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा? लेकिन तुम्हें पता है जैसा कि इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, तुम 10th क्लास से पढ़ रहे हो बेटा। क्या है ड्रॉबैक्स? यार हाइड्रोजन के लिए इन्होंने भी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दिया, जो कि अभी तक ड्रॉबैक बना हुआ है। यस और नो? दूसरी चीज, जो न्यूलैंड ऑक्टेव है बेटा, वो कैल्शियम के बाद इनका ऑब्जर्वेशन सही नहीं बैठा। कैल्शियम तक तो ठीक था, लेकिन कैल्शियम के बाद न्यूलैंड ऑक्टेव फॉलो नहीं हो रहा था बेटा। ठीक है? उसके बाद जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, तो उस डिस्कवरी के बाद न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस को जगह नहीं मिली, क्योंकि नोबल गैस उनके ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर पा रहा था। ठीक है? तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो तुमने 10th क्लास में पहले से ही पढ़ी हुई है बेटा। यस और नो? तो इस चीज को ध्यान रखना कि न्यूलैंड ऑक्टेव तुम्हें आता है, और मुझे लगता है इसमें कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत है। क्वेश्चन है, the given arrangement sequence on the basis of increasing atomic mass represent which law of classification of element? मतलब इन्होंने इसका एग्जांपल लिया, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये किस लॉ को बताता है? तो तुम्हें पता होना चाहिए। न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव को देख रहे हो? ये देख रहे हो बेटा? तो क्योंकि सबका मास इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, जो भी इन्होंने लिया है, एक्चुअली तुम्हें एटॉमिक मास को अच्छे से स्टडी करनी होगी बेटा, उसे लर्न करना होगा कईयों को, तभी तुम्हें ये क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ठीक है? नो, नेक्स्ट आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है बेटा, ये है मेंडलीव। या ये कुछ आलोक जैसा नहीं लग रहा क्या कुछ? हाँ बच्चों, ये आलोक जैसा नहीं लग रहा? आलोक को दाढ़ी वाड़ी लगा दिया जाए तो ऐसे लगेगा कुछ। हाँ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। हाँ नहीं भैया नहीं लग रहा। चलो, तो समझते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था बेटा, जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। इन्होंने अपना लॉ दिया बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है? ये लॉ क्या कह रहा है? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर, देख रहे हो बॉक्स में लिखा हुआ बहुत अच्छे से, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो पीरियोडिक फंक्शन मतलब अपने आप को रिपीट कर रही है, लेकिन भाई ये डिपेंड किस पे करती है? उनके एटॉमिक मास पे, जो आगे जाके गलत किया है अभी देखेंगे। तो भाई यहाँ पर ये इन्होंने भाई 63 एलिमेंट लिए, और इस 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया? 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया बेटा? अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और अपने लॉ में उन्होंने ये बोला कि जो एलिमेंट्स है बेटा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसका पीरियोडिक फंक्शन माना गया है? एटॉमिक मास का बेटा। किसका बेटा? एटॉमिक मास का बेटा। ठीक है बच्चों? नाउ आगे स्टडी करते हैं। कुछ फीचर्स दिए गए बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। इस फीचर्स को बहुत अच्छे से देखना, एक एक चीज को, बिकॉज यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा बेटा। एक टेबल इनको दिखाऊं तो टेबल इसका कुछ ऐसा दिख रहा था बेटा, देख रहे हो? टेबल तुमने 10th क्लास में ऐसे स्टडी कर रखी है ना, तो इसमें तुम्हें ये बताएगा ये कि पहला, ये दूसरा, इस तरीके से जो बेटा वर्टिकल कॉलम है, इनको क्या बोला गया था बच्चों, याद है? ग्रुप्स बोला गया। ग्रुप। और जो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इनको क्या बोला गया बेटा? पीरियड्स बोला गया। क्या बोला गया? पीरियड्स बोला गया बेटा। सो कितने 6 पीरियड हो गए, और कितने ग्रुप्स हो गए बेटा? 8 ग्रुप्स हो गए। यस और नो? तो क्वेश्चन आता है कि इन मेनली पीरियोडिक टेबल देयर वाज हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड आर देयर? 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड। 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड। नाउ फीचर्स ऑफ, देखो बेटा, फीचर्स ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल। यार एक चीज मुझे बताओ,
तुम इस डायग्राम को फिर से देखो, तुम ये देख रहे हो बेटा कि यार यहाँ पे देखो हीली, यहाँ पे जो है बेटा कुछ तो सेम में है बेटा, और इन्होंने जो बेसिस लिया वो भी क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है बेटा। नो, सॉरी बच्चों। तो बेटा फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है इसका, कि हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये हमें पता लग गया बेटा पीरियड्स किसे कह रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज है बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, और देयर देयर आर 7 6 नहीं बेटा, 7 पीरियड है बेटा, लास्ट वाला तो छोड़ ही दिया हमने। ये देखो 7 पीरियड है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, 7th का है भाई इसका पीरियड। भाई 7 पीरियड तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है बेटा। तो लेट्स सी, देखते हैं हम बेटा, अभी 7 पीरियड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाली बात बेटा, इसने 1 to 7 न्यूमरल नंबर दिया, अरेबिक न्यूमरल दिया बेटा इसके लिए। दूसरी बात, जो एलिमेंट्स था बेटा वो पर्टिकुलर पीरियड का रेगुलर ग्रेडिएशन, ग्रेडिएशन मतलब बेटा, ग्रेडिएशन मतलब क्या होता है पता है, कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज, कुछ ऐसा शो हो रहा था बेटा जब लेफ्ट से राइट चलेंगे। क्या बोला, जब लेफ्ट से राइट जाओगे बेटा इसके पीरियोडिक टेबल में, तो प्रॉपर्टीज जो है बेटा कुछ वो भी सेम पीरियड में बेटा, कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज, ग्रेडिएशन कहते हैं इसको। तीसरी चीज, वर्टिकल कॉलम बेटा कितने थे यहाँ पर, 8 थे बेटा। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स। क्या नाम दिया बेटा, ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 1 to 7 आर सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। अच्छा, इन्होंने ए और बी सब ग्रुप भी बनाया बेटा, और ग्रुप 0 and 8 डू नॉट हैव एनी सब ग्रुप। 1 से 7 तक ध्यान से सुनो, 1 से 7 में इनके पास इन्होंने सब ग्रुप बनाया ए से बी, लेकिन ग्रुप 0 में बेटा, सॉरी 8th ग्रुप में इन्होंने 0 ग्रुप बनाया, और कोई कैटेगरी नहीं बनाई, सब ग्रुप बनाए नहीं इन्होंने। ठीक है, 0 ग्रुप में और 8th ग्रुप में इन्होंने कोई नहीं बनाया। देखो ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0 है ना। तो मान लो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे चल रहा है इसका। तो ये जो 8th वाला है हमारे पास, इसमें कोई सब ग्रुप नहीं बनाया इसमें, और 0 वाले में कोई सब ग्रुप नहीं बनाया। बाकी सब में क्या बनाया बेटा, इसने सब ग्रुप बनाया, इसने सब ग्रुप बनाया बेटा। उसके बाद जो एलिमेंट्स है बेटा, जो एलिमेंट्स है बेटा, उनके जो पर्टिकुलर ग्रुप्स में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ऑब्वियसली बात है यार, अगर हमने उसको एक कैटेगरी, मैंने बोला ना अगर तुम बुक्स को एक कैटेगरी में लगाओ तो सबकी प्रॉपर्टी तो एक ही होगी। मान लो केमिस्ट्री किताब लगाई, एक स्लॉट में तो केमिस्ट्री वाला ही तो बुक्स मिलेगा तुम्हें, उसमें फिजिक्स थोड़ी ना मिल जाएगी। तो ऐसी जो केमिकल सिमिलरिटी थी बेटा एक पर्टिकुलर ग्रुप में, वो सेम थी, और इसका मतलब ये था कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्टिविटी लगभग सिमिलर थी। ठीक है, अब ना एक चीज ध्यान रखना, ये तो फीचर्स थे, फीचर्स की जो चीज आई बेटा सामने, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उनके में मेरिट्स क्या क्या थे, मतलब क्या क्या चीज हमारे पास मेन चीज मिली, पता है, कोई बता सकता है। देखो मेरिट्स की बात करते हैं, पहला मेरिट्स क्या है, उन्होंने कुछ खाली स्पेस छोड़ा बेटा, कि भाई देखो अभी और भी एलिमेंट डिस्कवर होना बाकी है जो इन स्लॉट में फिट होंगे बेटा, है ना। तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, और यहाँ पे नाम भी आपको याद होगा, याद है ना। इन्होंने बोला कि जो, पहला एग्जांपल ए का एल्यूमिनियम,
मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसकी प्रॉपर्टी ए का एल्युमिनियम का मतलब कौन बताएगा मुझे, बताओ, ए का एल्युमिनियम का मतलब कौन बताएगा मुझे, भाई इतने सारे हो, आलोक है, अरुण है, अविनाश है, ज्योति, नवीन, सत्यम, बताओ भाई। भैया एक का तो वो संस्कृत वर्ड से वो लिया गया था, एक का। भाई ए का मतलब क्या होता है, एक जैसा था, सिमिलर, मतलब जो भी एग्जिस्ट करेगा अननोन एलिमेंट, वो बेटा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी एल्युमिनियम की तरह, ठीक है। और भाई जो गैलियम था उसकी प्रॉपर्टी ऐसे ही निकली, ए का एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी 4 साल बाद गैलियम में दिखी बेटा, कि गैलियम में वैसी ही प्रॉपर्टी थी जैसे एल्युमिनियम में होती है, तो इसलिए उनका नाम क्या बोला, एका एल्युमिनियम। मतलब उन्होंने अपने उस वाले खाली स्लॉट में ये बोला कि इसमें एल्युमिनियम जैसा ही एलिमेंट डिस्कवर होके आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की तरह होगी, ये बात हुई, समझ में आया बेटा ये। नाउ डिफेक्ट्स इन मेंडली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन बेटा रिजेंबल लाइक एल्कली मेटल की तरह दिखता है बेटा, क्योंकि देखो ना, हाइड्रोजन भी H+ फॉर्म करता है और सोडियम भी Na+ फॉर्म करता है, ये दोनों ही किसमें है, एल्कलीज मेटल में है बेटा, एल्कली मेटल में है, ठीक है बेटा। तो इन्होंने इसको प्लेस तो कर दिया इसमें, लेकिन इसकी पोजीशन को सही से नहीं बता पाए कि एक्चुअली होना कहाँ चाहिए, इस रीजन से, रीजन लिखा हुआ है इस पॉइंट में। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अविनाश आइसोटोप क्या होता है बेटा, अविनाश आइसोटोप क्या होता है, नहीं बताएगा अविनाश। अरुण, आइसोटोप क्या होता है बेटा, ये भी नहीं बताएगा। ज्योति, आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। यस, बिल्कुल। तो डिफरेंट आइसोटोप जो है बेटा सेम एलिमेंट के, वो डिफरेंट मास कंटेन करते हैं, उन्हीं को तो आइसोटोप बोलते हैं। तो इसकी पोजीशन भी बेटा वो नहीं बता पाए, बिकॉज वो केमिकल सिमिलर थे, केमिकली सिमिलर होते हैं बेटा, दे हैड टू गिवन सेम पोजीशन, उनको सेम पोजीशन देनी चाहिए, बट इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाया। और एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ये बोला कि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगा रहा हूं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स थे बेटा जो, जिनमें पहले कम वाला मास था और ज्यादा ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें पहले ज्यादा मास आया फिर कम वाला मास आया। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास क्या हुआ बच्चों, पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला, लेकिन कई जगह पे ऐसा हुआ कि पहले ज्यादा वाला आ गया फिर कम वाला आया। देखो ना इन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल ऑर्गन 39.91 और बिफोर पोटेशियम 39.1। तो ये आर्गन पोटेशियम एक एग्जाम्पल थे जहां पर भाई हायर एटॉमिक मास पहले आ गया लोअर एटॉमिक मास से, जबकि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पहले लोअर और फिर हायर। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, ये मेन डिफेक्ट्स थे बेटा मेनली पीरियोडिक लॉ के। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा, बता दो मुझे, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, आ गए समझ। ये सभी को आ गया, देख लो। आई होप यहाँ तक तीनों चीज आपको 10th क्लास में क्लियर होगी बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट बचा होगा, ठीक। फटाफट बेटा मैं रिज्वाइन करवा रहा हूं फिर से, सेम लिंक पे रिज्वाइन करना है तुम लोगों को, ठीक है। देन आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, दोबारा रिज्वाइन करो सेम लिंक पे।